हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरीश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं रसायन फाउंडेशन चैनल पर। ठीक, तो जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है तो उसमें ज़रूरत पड़ती थी वर्ड रूट यानी मूल शब्द, और उसी में फिर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती थी प्राइमरी सफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर ज़रूरत पड़ेगी सेकेंडरी सफिक्स की, और फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स की। वर्ड रूट को जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, इसको मूल शब्द बोलते हैं। उसके पहले वर्ड रूट के पहले जो भी लिखा जाता है उसे हम लोग पूर्व लग्न बोलते हैं, और वर्ड रूट के बाद जो भी लिखा जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुलग्न। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड रूट देखा था, वर्ड रूट क्या होता है, क्या जानकारी देता है। प्राइमरी सफिक्स हम लोग देख चुके हैं क्या होता है और क्या जानकारी देता है, और प्राइमरी प्रीफिक्स भी देख चुके हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और किस चीज़ की जानकारी देता है। और हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब ये है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कोई प्रतिस्थापी प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी देता है। तो प्रतिस्थापी का जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि प्रतिस्थापी, ये कितने तरीके का, दो तरीके का हो सकता है। एक को हम लोग बोलते थे सरल प्रतिस्थापी, सरल प्रतिस्थापी, और एक दूसरा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं जटिल प्रतिस्थापी। सरल प्रतिस्थापी, अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। और जटिल प्रतिस्थापी, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखिए, जटिल प्रतिस्थापी कुछ नया नहीं होता है। जटिल प्रतिस्थापी एक तरीके का है प्रतिस्थापी के ऊपर प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी के ऊपर प्रतिस्थापी। जैसे सरल प्रतिस्थापी में हम लोगों ने देखा था, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि मिथाइल, इसको हम लोग मिथाइल अंग्रेजी में या फिर हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं, मेथिल। ठीक, तो ये एक तरीके का क्या है, सरल प्रतिस्थापी है। अगर इसी पर कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापी अगर बनाना है, जैसे एक ये सरल प्रतिस्थापी हो गया, और एक दूसरा जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया यहाँ पे ब्रोमीन, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो, यानी कि इस तरीके से ब्रोमो। ठीक, अभी दोनों कैसे हैं, दोनों सरल प्रतिस्थापी हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें, इसी के ऊपर इसको लगा दें, इसी के ऊपर इसको लगा दें, तो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी के ऊपर प्रतिस्थापी, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH2Br। हमने क्या किया, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाकर उसके यहाँ क्या लगा दिया, ब्रोमीन। तो पहले ये मेथिल था, अब उसके ऊपर क्या लग गया, एक ब्रोमीन लग गया। तो मेथिल पहले एक सिंपल प्रतिस्थापी था, ब्रोमीन भी एक सिंपल या कह सकते हैं कि सरल प्रतिस्थापी था। आपने क्या किया, एक सरल प्रतिस्थापी को एक दूसरे प्रतिस्थापी सरल प्रतिस्थापी के ऊपर लगा दिया, तो ये किसमें चला गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, यानी कि जटिल प्रतिस्थापी। अब इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो बेसिक डिफरेंस है, जैसे ये वाला मिथाइल, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मिथाइल या फिर ब्रोमो, ऐसे इस तरीके से
लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापी होता है वो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसका नाम बनेगा ब्रोमो मिथाइल। और जब भी इसका नाम बनाएंगे, किसी भी जटिल प्रतिस्थापी का नाम जब भी लिखना होगा वो हमेशा कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। इनके नाम ब्रैकेट के अंदर लिखना, मतलब इनके नाम ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखे जाते। ठीक, जटिल प्रतिस्थापी का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। पहला डिफरेंस यही है कि सरल प्रतिस्थापी, ये सब नोट करते चलिए मेरे साथ, सरल प्रतिस्थापी का नाम बिना कोष्ठक के लिखते हैं। सरल प्रतिस्थापी का नाम, उसके लिए कोष्ठक यानी ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन जो जटिल प्रतिस्थापी है, जटिल प्रतिस्थापी का नाम हमेशा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप हमेशा कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। यह है इन दोनों में पहला डिफरेंस। एक दूसरा डिफरेंस इसमें होता है कि जो सरल प्रतिस्थापी है, अगर सेम टाइप का, एक ही तरह का सरल प्रतिस्थापी अगर दो बार है, तब उसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है डाई। मतलब कि अगर सरल प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार उपस्थित है, तो मतलब अगर ये दो बार उपस्थित है तब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। जैसे मान लो ये ब्रोमीन दो बार हो जाए तो लिखेंगे डाई ब्रोमो, मेथिल दो बार हो जाए तो क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। तो इसको हम लोग लिखेंगे डाई, अंग्रेजी में इस तरीके से, हिंदी में इस तरीके से। अगर ये तीन बार उपस्थित हो जाए तब इसको हम लोग लिखते हैं ट्राई। मतलब कि अगर जैसे ब्रोमीन, कोई आपका कार्बनिक यौगिक है, उसमें ब्रोमीन तीन बार है तो उसको क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो। मेथिल तीन बार है, मतलब सेम टाइप का या एक ही तरह का आपका प्रतिस्थापी। ये जरूरी है कि एक ही तरह का प्रतिस्थापी अगर एक से ज्यादा बार है तब उसके लिए ये रूल है। और अगर ये चार बार हो तब इसको हम लोग लिखते हैं टेट्रा, मतलब इसके लिए जो प्रीफिक्स लगाएंगे टेट्रा। और अगर ये पांच बार हो जाए, पांच बार, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटा। चार बार है तो टेट्रा और पांच बार है तो पेंटा। ठीक। और लेकिन यहाँ पर अगर जटिल प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार उपस्थित हो, तो जटिल प्रतिस्थापी अगर कार्बनिक यौगिक में एक से ज्यादा बार उपस्थित हो तो उसके लिए अगर दो बार है तो अब की बार यहाँ पे आपको ये डाई लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापी में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब यूज नहीं होता है। दो बार है तब उसके लिए लिखते हैं बिस। तीन बार है तब उसके लिए लिखेंगे ट्रिस। चार बार है तब उसके लिए लिखेंगे टेट्रा किस। पांच बार अगर हो जाए
तब इसे लिखेंगे पेंटाकिस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस हैं, दो मुख्य अंतर हैं आपके सरल प्रतिस्थापी और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रतिस्थापी में। ठीक है, अब इसी प्रतिस्थापी में हम लोगों ने देखा था कि आपका मेथिल हो गया, एथिल हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब रहता है, तो उसे हम लोग सरल प्रतिस्थापी बोलते हैं। अब इसी में पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये किसके अंदर आएगा, ये एल्किल के अंदर आता है, जिसको हम लोग मेथिल एथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, इस तरीके से नाम बनाते हैं। लेकिन अब ये जो R वाला है, मतलब एल्किल ग्रुप है, वो कुछ भी हो सकता है। उसमें कार्बन कार्बन से एकल बंध हो सकता है, कार्बन कार्बन द्विबंध हो सकता है, कार्बन कार्बन त्रिबंध हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो ये इतना नोट कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ठीक, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जो एल्किल ग्रुप है, मतलब सरल प्रतिस्थापी में एल्किल ग्रुप, थोड़ा सा उसी को और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो एल्किल ग्रुप है, इसकी जानकारी रखना या फिर इसकी डिटेलिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि इसका यूज आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार आने वाला है। ठीक है, तो आगे जो है आज के उसमें हम लोग यही देखते हैं कि आर मतलब आपका कोई एल्किल ग्रुप यानी कोई एल्किल समूह, एल्किल समूह सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में या फिर प्रतिस्थापी के रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में ये क्या क्या हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या है, मेथिल एथिल 2 जानते हैं, बाकी अगर इसके अलावा कुछ आ जाता है तो फिर वो दिक्कत करने लगता है। तो ये एल्किल ग्रुप जो है, ये देखिए क्या क्या हो सकता है। ये आपका कुल ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होगा। एक को हम लोग बोलते हैं, ये एल्केन से आ सकता है, एल्कीन से आ सकता है, ये एल्काइन से हो सकता है, या फिर एरीन से हो सकता है। एक नया आ गया आपके सामने, एरीन। ठीक है, एल्केन के लिए जो हम लोग जनरल फार्मूला यूज करते हैं, जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n+2। कहने का मतलब अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन इस फार्मूले के अंतर्गत हैं तो वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। और एल्कीन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, एल्काइन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। और एरीन जो फैमिली होती है, एरीन फैमिली, इसके लिए फार्मूला होता है CxH2x-6y, इस तरीके से, जहां पे इसमें x जो है, x है कार्बन की संख्या, x क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या, और y है, ये है बेंजीन की संख्या, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की संख्या। अगर कोई कार्बनिक यौगिक इस फार्मूले को फॉलो करता है तो वो एरीन फैमिली के अंदर आएगा। ठीक है,
तो जैसे इसमें हम लोग इसका एरीन इस फैमिली का, जैसे यहाँ से अगर एल्केन फैमिली का पहला मेंबर हमें बनाना हो तो क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा CH4, और इसका नाम हम लोग जानते हैं क्या होता है, मेथेन। इसका नाम क्या होता है, मेथेन। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में n इज इक्वल टू 1 पे जो मेंबर मिलता है वो अस्थाई होता है, वो अस्थाई होता है। तो n इज इक्वल टू 1 पे इनका कोई मेंबर हम लोग नहीं बनाते हैं। इनका जो पहला मेंबर है, पहला मेंबर है वो n इज इक्वल टू 2 पे आता है, उसका फार्मूला बन जाएगा C2H4, C2H4। और यहाँ से जो पहला मेंबर आएगा n इज इक्वल टू 2 पे, उसका फार्मूला हो जाएगा C2H2। जैसे इसको मेथेन बोलते हैं, वैसे इसको कॉमन में एथिलीन बोलते हैं। ये सब जानते होंगे आप लोग, 10th का ये टॉपिक है। एथिलीन बोलते हैं, और इसको एसेटिलीन, इसको एसेटिलीन बोलते हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पे इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन, इसका जो सबसे सिंपलेस्ट, क्या कह सकते हैं कि जो सबसे पहला मेंबर है वो क्या होता है, बेंजीन, जिसमें कार्बन कितना है, 6। और उसका हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर इन सब जगहों पे ऐसे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन हम लोग जनरली दिखाते नहीं हैं, ठीक, बेंजीन। तो अगर कार्बन 6 रखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 इंटू 6 माइनस 6, वाई क्या है, यही बेंजीन रिंग की संख्या, और बेंजीन रिंग की संख्या इसमें कितनी है, 1। तो यहाँ से 6 इंटू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C6H12 माइनस 6, यानी C6H6, ये इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये एल्कीन, एल्केन जो है ये अपने आप में ये क्या है, पूरी फैमिली है, उसका ये पहला मेंबर है। अगर कोई पूछे आपसे कि एल्केन, एल्केन और मेथेन में क्या रिलेशन है, तो क्या बताएंगे, एल्केन जो है वो पूरी की पूरी फैमिली है, ये उसका पहला मेंबर है। इसमें n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इनके और भी मेंबर आते जाएंगे। जैसे अगर n इज इक्वल टू 10 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, C10 और H22। तो ये इसी फैमिली का, एल्केन फैमिली का ये क्या हो गया, 10वां मेंबर हो गया, ठीक। ऐसे इसमें भी n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इनके और भी हायर मेंबर्स आते जाएंगे, वो पूरी एक होमोलॉगस सीरीज बनती जाएगी। ये सब पढ़ा होगा 10th में, ठीक। तो ऐसे इसमें भी एरीन क्या है, ये अपने आप में पूरी की पूरी क्या है, ये अपने आप में पूरी की पूरी फैमिली है। ये बेंजीन उसका क्या है, पहला सदस्य है, पहला सदस्य। तो एरीन और बेंजीन में डिफरेंस समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये 12th के लिए। जब आप वहाँ पे एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरीन टर्म से आपका आमना सामना होता है, तब वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है एरीन क्या है। तो एरीन अपने आप में क्या है, पूरी फैमिली है, बेंजीन उसका पहला सदस्य है। अब इसी में चेंजेस करते जाएंगे, एच को हटा के कुछ और लगाते जाएंगे तो उनके और भी मेंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले एल्केन लेते हैं, उसको प्रतिस्थापी के रूप में हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं, ठीक। तो ये इतना इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले एल्केन देखेंगे प्रतिस्थापी के रूप में, इनके नाम कैसे बनेंगे, फिर एल्केन से यहाँ से ये सब लेंगे, इनको प्रतिस्थापी के रूप में कैसे बनाएंगे, और फिर यहाँ से इनको, इसको भी, ये भी प्रतिस्थापी के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे इनका नाम क्या होगा, वही सब आज की वीडियो में सीखना है, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, एल्केन से।
अभी हमने सेकेंडरी सफिक्स छोड़ रखा है। सेकेंडरी सफिक्स आपको हम उसके बारे में आगे बताएंगे। और थोड़ा सा इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा, ये जो जिस क्रम में चल रहा है आप इसका क्या करोगे, इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलोगे। ठीक, नोट्स बनाते हुए चलोगे। और जब मैं आपको IUPAC नाम लिखना बताऊंगा, जब इसके रूल्स बताऊंगा कैसे नाम लिखते हैं, तो अगर ये सब बनाना अगर आपको आता रहेगा उस समय, तो IUPAC नाम लिखने के लिए मैं सिर्फ 3 रूल बताता हूँ। उसी 3 रूल से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बना सकते हैं। बशर्ते क्या है, आपको ये सब चीज़ें तो बनानी आनी चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे पहले एल्केन। एल्केन प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम कैसे बनाएंगे। तो एल्केन के लिए देखिए, पहले N=1 पे इनका जो पहला मेंबर मिला, पहले जनरल फार्मूला देख लेते हैं। CnH2n+2, ये है क्या आपका एल्केन। अब यहाँ से देखिए, जैसा कि जानते होंगे कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब उसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इस तरीके से फार्मूला है तो इसमें क्या है, इस n नंबर कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए थे उतने हाइड्रोजन यहाँ पे इसको आराम से मिल जाएंगे। अब यहाँ से मान लीजिए अगर आपने कोई एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन अगर हटा दिया, तो अभी यहाँ कार्बन की सभी वैलेंसी कंप्लीट है। क्या कह सकते हैं कि कार्बन का अष्टक कंप्लीट है। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा CnH2n+1, और कार्बन की ये इस तरीके से एक बैलेंसी फ्री हो जाएगी। आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो उसकी एक बैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक, अगर ये एल्केन है तो जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये वाला जब इसका नाम बनाएंगे, इसमें से इसके नाम में से ये जो एन है, एन को माइनस करेंगे और उसमें इल ऐड करेंगे। एन को माइनस करेंगे और इल ऐड करेंगे। और कितने इल ऐड करेंगे, जितनी बैलेंसी फ्री होगी, यानी कि जितने हाइड्रोजन आप बाहर निकालोगे या जितनी बैलेंसी कार्बन की फ्री होगी उतने इल ऐड करेंगे। तो इसमें ये हमने एक हाइड्रोजन हटाया है, एक बैलेंसी फ्री की है, तो इसमें ऐड क्या करेंगे, 1 इल, 1 इल। तो इसका नाम बन जाएगा, देखिए एन बाहर कर रहे हैं और उसमें 1 इल ऐड कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एल्क, एन बाहर हुआ और उसमें 1 इल आपने ऐड किया, तो इसका नाम 1 कहीं भी होता है तो 1 लिखा नहीं जाता, इस वजह से इसका पूरा नाम जो है वो बन जाएगा एल्किल। क्या नाम बन जाएगा, एल्किल। ऐसे ही अब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर N=1 पे तो इसका क्या बनेगा, ये CH4 बनेगा। यहाँ देखिए N की वैल्यू 1 रखेंगे तो C1H2 × 1+2 यानी 4 हो जाएगा। तो इसका नाम होता है मेथेन, इसका नाम होगा मेथेन। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम अभी ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी का मतलब होता है आप उसकी कम से कम एक बैलेंसी फ्री कर सको, ताकि जब तक कि अगर ये बैलेंसी फ्री नहीं होगी तो ये आपको प्रतिस्थापी मिलता कहाँ पे है, प्रतिस्थापी आपको मिलेगा पेरेंट चेन के ऊपर। मतलब है कि इसी को पेरेंट चेन से लेके जाके कनेक्ट करना है। तो अगर पेरेंट चेन से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे इसकी एक बैलेंसी को क्या रखना पड़ेगा, फ्री रखना पड़ेगा, तभी तो जाके वो जुड़ेगा। सारी बैलेंसीज अगर इसकी कंप्लीट रहेंगी तो अभी कहीं से जुड़ थोड़े पाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 बॉन्ड इसके साथ बना चुका है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं मेथेन को। ठीक, अब यहाँ से अभी देखिए ये कार्बन किसी के साथ जुड़ सकता है क्या, 4 बॉन्ड बनाना था, 4 उसने बॉन्ड बना रखे हैं, किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन बाहर कर दें, एक हाइड्रोजन बाहर कर दें
तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। मान लो ये वाला हाइड्रोजन मान लेते हैं कि इसको हमने बाहर किया, इसको बाहर किया तो इसकी ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई, ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई। तो मान लीजिए कोई कार्बन की चेन है आपके पास इस तरीके से, जो कि क्या है, आपने रूल के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लिया है, ये क्या है, पैरेंट चेन। तो ये जो वैलेंसी फ्री हुई है, इसी फ्री वैलेंसी से ले जाके इसी पैरेंट चेन से एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो ये प्रतिस्थापी के रूप में जाके इसके साथ जुड़ गया, क्योंकि ये पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। जो पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं होगा वही क्या होगा, वो या तो प्रतिस्थापी होता है या तो फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसका नाम था मेथेन, आपने एक हाइड्रोजन बाहर किया तो मेथेन, मेथेन कैसे लिखेंगे, METHEN। तो यहाँ से एन, ये एन टर्म बाहर जाएगा, ऐड क्या होगा, इल टर्म, ऐड होगा इल टर्म। तो ये वाला जो ग्रुप आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो ये जो CH3 लगा हुआ है इसका क्या नाम बन गया, मिथाइल। ठीक ऐसे ही अगर n इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे, n इज इक्वल टू 2 पे फार्मूला क्या बनेगा, C2H6। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं एथेन। अब इस एथेन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3CH3, ऐसे लिख सकते हैं एथेन को। ये इसका क्या है, एक संघनित संरचनात्मक सूत्र है, संघनित संरचनात्मक सूत्र है ये एथेन के लिए। अब यहाँ से ये है आपका एथेन, एथेन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर आप बाहर करेंगे तो यहाँ एथेन का जो ये एन टर्म है, ये एन टर्म बाहर जाएगा और ऐड क्या होगा, इल टर्म ऐड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे, एक हाइड्रोजन बाहर गया, एक वैलेंसी ये फ्री हो गई। अब ये एक वैलेंसी जो फ्री हो रही है, इसी फ्री वैलेंसी से ये कहीं पैरेंट चेन के साथ जाके कनेक्ट होगा। ठीक, तब इसका नाम क्या बन जाएगा, ये एथेन है तो इसका नाम बन जाएगा, एन बाहर जाएगा, इल ऐड होगा तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल। ये क्या हो गया, इथाइल। अब इसमें देखिए देखने वाली बात ये है थोड़ा सा, जैसे ये वाला जो एक हाइड्रोजन हमने बाहर किया, अब इसमें देखेंगे तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा हाइड्रोजन बाहर किया, इस कार्बन वाला हाइड्रोजन बाहर किया या फिर इस कार्बन वाला हाइड्रोजन बाहर किया। मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे ही इसको नंबर दे देते हैं कि ये नंबर 1 वाला कार्बन है और ये नंबर 2 वाला कार्बन है। तो आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो हाइड्रोजन आपने बाहर किया वो 1 से बाहर किया या फिर 2 से, तो इसका देखो सिंपल जवाब ये होगा कि जैसे अगर जब इस तरह का कार्बन, अभी इस वाले में तो एक ही कार्बन था तो इसी से बाहर जाएगा, चाहे ये बाहर कर दो तब भी ये बनेगा, इसको बाहर कर दो तब भी यही बनेगा, चाहे ये इन सबको रहने दो इसको बाहर कर दो तब भी वही बनेगा। ठीक, लेकिन इस वाले में जैसे यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेम हैं कि नहीं। अगर सेम होंगे तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये बन जाएगा। अगर डिफरेंट होंगे तब आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर कर रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे ये कार्बन सेम है या फिर ये हाइड्रोजन और ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ठीक, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई कार्बन है, जैसे एक कार्बन 1, अगर आपको बताना हो, अभी यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि इसकी डिग्री निकालना, कि कार्बन जैसे 1 डिग्री कार्बन है या प्राथमिक कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है या मतलब सेकेंडरी कार्बन है या फिर टर्सरी कार्बन है। अब इसके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यही है आपका एथेन, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं इस तरीके से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। कोई पूछे ये वाला कार्बन, पहला कार्बन ये कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है। तो उसके लिए देखिए सबसे आसान तरीका होता है, जिस कार्बन के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए उस कार्बन को देखिए ये अपने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कितने और कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक,
तो इस वाले कार्बन को देखो कि अपने पीछे की तरफ ऐसे एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, यानी प्राथमिक कार्बन। अब इस कार्बन के बारे में अगर पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ठीक, उसके लिए जिस कार्बन का के बारे में आपको पूछा जाए उस कार्बन को आपको देखना है कि वो और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कितने और कार्बन से जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन देखेंगे तो इधर देखिए ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, लेकिन इधर अपने आगे की तरफ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये वाला कार्बन भी कैसा हो गया, 1 डिग्री हो गया। मतलब एथेन में जो ये दो कार्बन हैं, दोनों ही कार्बन कैसे हुए, दोनों ही कार्बन आपके प्राथमिक कार्बन है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड जो भी हाइड्रोजन होती है उसे हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कार्बन ये 1 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री ही है, तो ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एथेन में ये जो दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों की डिग्री सेम है, और दोनों की डिग्री अगर सेम है तो इससे अटैच जो ये 6 हाइड्रोजन, 3 3 6, ये जो 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन भी कैसे हो गए, आइडेंटिकल। 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहीं से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यही स्ट्रक्चर मिलेगा और यही नाम बनेगा, ठीक है। तो इसको भी अब यहीं पे थोड़ा सा रोक के क्या करते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे 1 डिग्री कब बोलेंगे, 2 डिग्री कब बोलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा नोट करते हैं, ये भी जो है पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। जैसे जैसे नंबर आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे उसमें कार्बन चेंज होता जाएगा, कुछ कार्बन 1 डिग्री होंगे, कुछ 2 डिग्री होंगे, कुछ 3 डिग्री होंगे। तो देखिए प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन, या उसे हम लोग क्या और क्या पढ़ते हैं, 1 डिग्री कार्बन। प्राथमिक कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो सिर्फ सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हो, एक और कार्बन से जुड़ा हो। मतलब अगर कोई कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, ठीक, 1 डिग्री कार्बन। ऐसे ही प्राथमिक हाइड्रोजन, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, अगर आपने ये पता लगा लिया कि कार्बन 1 डिग्री है, ठीक, तो 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। ऐसे ही द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा, जैसे 1 डिग्री था सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो दो और कार्बन से, दो और कार्बन से जुड़ा हो। तो द्वितीयक कार्बन हो जाएगा ऐसा कार्बन जो दो और कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। अब ऐसे ही द्वितीयक हाइड्रोजन,
या फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब तो क्लियर हो रहा होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन किसे बोलेंगे? ऐसा हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। अच्छा देखिए, ये चीज़ हम लोग सीख रहे थे कि प्रतिस्थापी के नाम कैसे बनाएंगे। तो देखिए होगा क्या, टॉपिक चलता रहेगा अपना, बीच बीच में ये सब थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशंस बीच में आती रहेंगी, हम लोग उसको भी नोट करते जाएंगे। और ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक। इसको अलग से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे इसको अलग से पढ़ाया जाए, ये सब अलग से नहीं पढ़ाया जाता, ये सब इसी में आएगा, इसी में आएगा, जहाँ मौके पे आएगा वो वहीं पे बता दिया जाता है, ठीक। ऐसे तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन यानी 3 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन क्या हो सकता है? अब अपने से चेक करिए, अपने से लिखिए तृतीयक कार्बन क्या हो सकता है। तृतीयक कार्बन होगा, जैसे प्राथमिक कार्बन था कि एक और कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन जो 2 और कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे ही तृतीयक कार्बन क्या हो जाएगा, ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से जुड़ा हो, 3 और कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? तृतीयक कार्बन। ऐसे ही तृतीयक कार्बन के बाद क्या हो जाएगा? तृतीयक हाइड्रोजन, यानी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? ऐसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री यानी टर्शियरी कार्बन, देखो अंग्रेजी में इन सबको प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो टर्शियरी हाइड्रोजन हो जाएगा कि ऐसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से यानी टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक। लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलिए ठीक है। अब इसी में एक और बचा हुआ है, क्वाटनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन या फिर चतुर्थक कार्बन, यानी 4 डिग्री कार्बन, ठीक। उसको देख लेते हैं वो क्या होता है, ठीक है। हटाएं इसको, चलिए ठीक, देखते हैं अब क्वाटरनरी कार्बन। अच्छा देखिए, अगर ये मान लीजिए आप कभी लिख नहीं पाते हैं तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट साइड 2 क्लिक लगाएंगे, ये वापस आ जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक। 2 क्लिक का मतलब क्या हो गया, मैं बैक करने की बात कर रहा हूँ, बैक करके ये सब आपको मिल जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें लास्ट में बचा हुआ है क्वाटरनरी कार्बन, यानी कि 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन वो होगा ऐसा कार्बन जो 4 और कार्बन से, 4 और कार्बन से जुड़ा हो, 4 और कार्बन से जुड़ा हो, ठीक। ऐसे ही तब क्वाटनरी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, क्वाटनरी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जो
4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, यही नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वाaternary हाइड्रोजन जैसा कुछ नहीं होता, क्वाaternary हाइड्रोजन जैसा कुछ नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है, जैसे मान लो कि क्वाaternary कार्बन क्या होगा, जैसे मान लो इसे हमें क्वाaternary कार्बन बनाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, 4 और कार्बन से इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा, 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन क्यों, क्योंकि देखिए इधर एक कार्बन से इधर एक कार्बन, 2 इधर 3, इधर ये चौथा, ये वाला कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और वो बॉन्ड उसने किसके साथ बना लिए, कार्बन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की जगह नहीं बची, अब यहाँ कोई और हाइड्रोजन लग नहीं सकता, क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। तो क्वाaternary हाइड्रोजन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इस पे अभी तो मान लो बोर्ड में थोड़ा सा कम चांस रहता है, लेकिन जैसे ये हमारा जो चैनल है ये है रसायन फाउंडेशन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका बोर्ड बोर्ड की प्रिपरेशन तो हम कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो लोग इस चैनल पे अपनी पढ़ाई करेंगे 11th या 12th की, ठीक, उनको हम क्या करेंगे कि जो उनका बोर्ड का सिलेबस है वही सिलेबस आपका जो जेई है या फिर जो नीट का एग्ज़ाम होता है, सिलेबस वही है, ठीक। बस थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जेई और नीट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो 11th 12th के साथ साथ अपने जेई या नीट को भी टारगेट कर रहे होंगे, हमें उनको भी देखना है, ठीक, ताकि जब ये यहाँ से 11th 12th का चैप्टर पढ़ें तो उनको ऐसा ना लगे कि उनकी इन्फॉर्मेशन या उनके पास उनकी जानकारी थोड़ा सीमित रह गई, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हर टॉपिक को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करके चलेंगे, ताकि जो आपका बोर्ड भी कवर हो और साथ साथ आप जेई और नीट के लिए भी प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें जैसे इसमें देखिए क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, जैसे मान लो इसी पर अभी हमने ये टॉपिक इधर किनारे रखा है, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ये एटलीस्ट आपको n=4 तक जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे, ठीक। लेकिन जो बीच में ये थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक आ गया, इसके लिए अब इसको यहीं पे हमको क्या करना, ये आगे कहीं और किसी चैप्टर में या कहीं ऐसा कुछ है नहीं कि ये चीज़ अलग से बताई जाए, ये यहीं पे ख़त्म करना है। तो देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मान लो कोई एक कार्बनिक यौगिक आपको दे दिया गया इस तरीके से, जैसे इस तरीके से कोई आपको क्या दे दिया गया, कोई कार्बनिक यौगिक दे दिया गया, और इसमें पूछा गया कि ये जो कार्बन्स हैं इनमें आपको कार्बन की डिग्री बतानी है कि कौन कार्बन कितनी, उसकी डिग्री क्या है, प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है कि टर्सरी कार्बन है कि क्वाटनरी कार्बन है। तो देखिए एक लाइन से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हुए चलते हैं। जैसे देखिए इस वाले कार्बन के बारे में बताना हो तो देखिए इस कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और ये कार्बन अपने आगे की तरफ इस एक कार्बन से कनेक्टेड है। देखिए ये वाला कार्बन सिर्फ इस एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा हो गया, 1 डिग्री। इस कार्बन के बारे में आते हैं, देखिए ये वाला कार्बन अपने पीछे की तरफ ये इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, और अपने आगे की तरफ ये दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है। अच्छा इसमें जो ये चेन में ये बॉन्ड दिखाए जाते हैं, ये बंध जो दिखाए जाते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में है। यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हाइड्रोजन लिखा ऐसे जाता है, ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कनेक्टेड हैं। मतलब ये इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है, ये वाला ये कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, इस तरीके से हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है। अब इस कार्बन को देखिए, इसे सामने 2 हाइड्रोजन लगा है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। ये वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है,
हाइड्रोजन इसमें ऐसे लगे हैं, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ऐसे नीचे और एक ऊपर, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। ठीक, आई होप कि इतना आप लोग जानते होंगे। तो अब इस कार्बन को देखते हैं। तो ये वाला कार्बन देखिए, पीछे की तरफ एक कार्बन, आगे की तरफ एक कार्बन, ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, कितने कार्बन से कनेक्ट है? 2 कार्बन। अगर ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया? 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन। अब इसमें भी देखोगे तो ये हाइड्रोजन लिखा ऐसे जाता है, लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच का बंध है, हाइड्रोजन ये ऐसे लगा हुआ है। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन, इसकी डिग्री क्या है? देखिए, ये कार्बन पीछे की तरफ एक कार्बन से, आगे की तरफ ये एक कार्बन से, ये नीचे भी देखिए, अब ये एक कार्बन से और कनेक्टेड है। तो ये कार्बन इधर 1 2 और आगे इधर 1 3, 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक, इस कार्बन को देखिए, अब इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन ऐसे आगे की तरफ एक कार्बन से, नीचे की तरफ एक कार्बन, ऊपर की तरफ एक कार्बन, पीछे की तरफ एक कार्बन, मतलब कुल 4 कार्बन से कनेक्टेड है। 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा, 4 डिग्री। ठीक, इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन पीछे की तरफ एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। बाकी और जो कार्बन बचे हैं देखिए, ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन देखिए खाली इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखिए इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ये भी कैसा है? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ये कार्बन इधर ऐसे देखिए, ये कार्बन 4 से कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन इस कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन तो सिर्फ ऐसे एक कार्बन से कनेक्टेड है ना, बचा हुआ 3 इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक, इसमें जितने, ये वाले कार्बन को भी देख लेते हैं, ये वाला कार्बन भी कैसा है? 1 डिग्री। ठीक, तो इस वाले स्ट्रक्चर में आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन कैसे हो गए? 1 डिग्री। 2 डिग्री वाले कितने हैं? एक, 2 डिग्री वाला एक ही है। 3 डिग्री कार्बन एक ये है और एक ये है, 3 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन कौन सा है? ये एक। ठीक, अब ये तो कार्बन हो गया। अब इसमें अगर बताना हो हाइड्रोजन के बारे में, तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6। ठीक, और 2 डिग्री कार्बन इसमें कितने हो गए थे? एक कार्बन। 3 डिग्री कार्बन इसमें कितने हो गए? एक यहाँ से, एक ये, 2। और 4 डिग्री कार्बन एक। अब इससे 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखिए, एक 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन हमेशा कनेक्टेड होता है। अगर आपका 1 डिग्री कार्बन है तो उससे कितना हाइड्रोजन कनेक्ट होगा? 3। तो मतलब इसमें 6 1 डिग्री कार्बन है तो कुल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 × 3 मतलब 18 हाइड्रोजन, 18 1 डिग्री। ऐसे 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से हमेशा 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं। 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे तो 2 डिग्री कार्बन ही 1 है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1 × 2 यानी 2 हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन से हमेशा एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, तो 3 डिग्री कार्बन कितना है? 2। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा। और 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ होता नहीं है, तो मतलब इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक, बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इसी तरीके से इसमें देखा जाता है। ठीक, देखिए समझ में आया होगा तभी नोट करिएगा, नहीं इसको नोट करने का कोई मतलब थोड़े है।
चलिए, अगर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएगा ये यहीं पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बॉन्ड लाइन नोटेशन में रहेगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ रहे हैं? अब ऐसे, अब ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से बड़े से अजीब सा स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें आप बताइए कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन थोड़ा सा आना चाहिए कि ये भी कार्बन और हाइड्रोजन का बना कंपाउंड है। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, ना कार्बन दिखाया जाता है ना ही हाइड्रोजन दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जितने भी जंक्शन पॉइंट हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये जहाँ पर भी ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं, सब कार्बन हैं ये सब। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये वाला कार्बन देखिए अपने पीछे की तरफ ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, ये वाला 1 डिग्री। ठीक, देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर आपको आता है तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर नहीं आता है तब दिक्कत हो जाएगी। तो अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना आपको नहीं आता है तो इसके कमेंट में हमको बताइएगा, एक वीडियो उस पर बनाएंगे और बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको बनाना आता है। ठीक, इस वाले कार्बन को देखिए, ये इधर देखिए ऐसे पीछे की तरफ, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से तो कनेक्टेड है, ये भी कैसा हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, ये कैसा हो गया 3 डिग्री। ठीक, इस वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन देखिए, इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, मतलब ये वाला कार्बन कुल 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री। ठीक, इस वाले कार्बन को देखिए, इधर ये एक कार्बन, इधर ये एक कार्बन, इधर ये एक कार्बन, मतलब 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, 3 डिग्री कार्बन। अब अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो ये इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री। अब फिर से इस पे बढ़ते हैं, ये वाला कार्बन देखिए, इधर ये एक कार्बन, इधर ये एक कार्बन और इधर ये एक कार्बन, यानी 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक, इस कार्बन को देखिए, नीचे की तरफ ये एक कार्बन, ऊपर की तरफ इधर एक कार्बन, तो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए, इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से और ऊपर की तरफ एक कार्बन, कुल 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला नीचे की तरफ एक कार्बन से ये कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। अब यही रूल पूरा हर जगह चलेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला कार्बन देखिए, इस वाले कार्बन के बारे में बताइए, ये इधर एक कार्बन, इधर ये 2 कार्बन, इधर ये 3 कार्बन और इधर ये एक चौथा कार्बन, तो ये वाला कार्बन आपका कैसा है 4 डिग्री क्वाटनरी कार्बन। ठीक, बाकी इन सब पे भी ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ऐसे कार्बन की डिग्री हम लोग
बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन ये सब समझ में आया होगा। 1 डिग्री से कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया है ना, एक बॉन्ड इधर बनाया है खाली, और हम लोग जानते हैं कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना ही बनाना है। तो एक बॉन्ड तो इधर कार्बन के साथ बना रखा है, तो ये इधर और 3 बॉन्ड बनाया होगा ऐसे, जो कि हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम लोग दिखाते नहीं है बस। ठीक, जैसे यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखिए, एक कार्बन इधर कनेक्टेड है, एक कार्बन इधर, मतलब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बना रखा है। अब जो 2 बॉन्ड नहीं दिखाया गया है वो 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे ऐसे। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये वाले कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन कभी नहीं दिखाए जाते। ठीक, तो इस तरीके से इनकी डिग्री को पता लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में n=3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, हो गया ये, चलिए ठीक। ये सब देखिए, ये सब बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आते रहेंगे, जिनको हम लोग वही मौके पे ही कवर करेंगे और मौके पे ही उसे खत्म करेंगे, क्योंकि इनको इन टॉपिक्स के लिए अलग से न कोई चैप्टर है न कोई अलग से जगह है कहीं पर, लेकिन यूजफुल है तो क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अब इसी को हम लोग शुरू करेंगे n=3 पे, यानी प्रोपेन पे, कि प्रोपेन पे प्रतिस्थापी कैसे कैसे बन सकते हैं प्रोपेन से। चलिए n=3 पे अगर n=3 लेते हैं तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको C3H8 जो है, ये जो बनता है इसे हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र बोलते हैं इसे, यानी कि ये जो फार्मूला बन के आया इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी आणविक सूत्र। ठीक, अब इसी को ऐसे 3 कार्बन ऐसे बना लीजिए, और अब इस कार्बन को देखिए, इसने एक बॉन्ड इधर बना रखा है, बचा हुआ इसको 3 और बॉन्ड बनाने हैं, तो वो 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ताकि इसकी वैलेंसी 4 हो जाए और इसका बॉन्ड भी 4 हो जाए। इस कार्बन ने देखिए एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक इधर बना रखा है, 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, 2 और बनाएगा, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक, ऐसे इसने एक बना रखा है, बचा हुआ 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। देखिए 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन बन के तैयार हो गया। तो ये वाला जो फार्मूला बनता है इस तरीके से जब हम लोग दिखाते हैं, इसको बोला जाता है कंप्लीट, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलेंगे इसे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में इतना खाली ध्यान रखना है आपको कि इसमें सभी परमाणु दिखाने होते हैं। आप किसी को हाइड नहीं कर सकते हैं, सभी परमाणु आपको दिखाने पड़ेंगे इसमें। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट है कि सभी बंध भी दिखाने पड़ते हैं, सभी बंध भी दिखाने पड़ते हैं, सभी बंध भी दिखाने पड़ते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर कभी भी आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है किसी का भी ना, तो सिर्फ यही 2 रूल है बस ओवरऑल, तीसरा कोई रूल नहीं है। क्या करना है, जितने परमाणु हैं यानी जितने
एटम्स इसमें हैं सभी आपको दिखाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ उनमें सभी बंध दिखाने पड़ेंगे, यानी चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच हो, सभी बंध आपको क्या करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। अगर ऐसा करते हैं तब ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसी चीज को CH3 CH2 CH3 ना, ऐसे। अब देखिए इस वाले में क्या हुआ, हमने एटम तो सभी दिखा दिए, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, एटम सभी दिखा दिए, लेकिन बंध देखिए, बंध हम लोगों ने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच तो दिखाया, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का कोई बंध नहीं दिखाया। तो जब कभी भी आप कुछ बॉन्ड, जैसे यहाँ पे सभी के बीच का बंध आप दिखा रहे हो, तब तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और अगर कुछ बंध दिखाइए और कुछ ना दिखाइए, ठीक, तब जो फार्मूला आता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि संघनित फार्मूला जिसे बोलते हैं, कंडेंस्ड। अब इसको हम लोग देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अभी तो हमने कार्बन कार्बन दिखाया, कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3। अब की बार देखिए, एटम तो सभी दिखा दिए, लेकिन अब की बार बॉन्ड कहीं नहीं दिखाया ना, बॉन्ड कहीं नहीं दिखाया। तो ये भी आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये भी है। आप चाहे ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए, कुछ बॉन्ड दिखाइए कुछ ना दिखाइए, या फिर कोई बॉन्ड ना दिखाइए, तो वो फार्मूला क्या बनेगा, संघनित संघनित फार्मूला बनेगा, यानी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, इसको बनाने का, जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला को बनाने का ये 2 रूल है, तीसरा कोई रूल नहीं है। ऐसे इसको भी, या इसमें अब परमाणु की बात करेंगे, इसमें भी आपको सभी परमाणु दिखाने पड़ेंगे, चाहे कार्बन हाइड्रोजन हो चाहे कुछ भी हो, सब दिखाने पड़ेंगे, सभी परमाणु दिखाने होते हैं। सभी परमाणु दिखाने होते हैं, लेकिन बंध कुछ दिखाएं या ना दिखाएं। कुछ बंध दिखा दीजिए, कार्बन कार्बन का जैसे हमने दिखाया, कार्बन हाइड्रोजन का नहीं दिखाया, या फिर कुछ भी ना दिखाइए, कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, तो क्या, लेकिन परमाणु सभी दिखाने पड़ेंगे, तब ये क्या बनेगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करते हैं कि जितने कार्बन हैं उनको डॉट के रूप में, जैसे 3 कार्बन है, 3 डॉट बना लेते हैं ऐसे, और ये तीनों डॉट जिग जैग रूप में, यानी टेढ़े मेढ़े बनाते हैं। जैसे 3 कार्बन था, 3 डॉट बना लिया, और टेढ़े मेढ़े, आप सीधे नहीं बना सकते, बस ये रूल है, टेढ़े मेढ़े आपको बनाने हैं ऐसे जिग जैग मैनर में। और फिर इनको क्या करना है, इनको ऐसे जोड़ देना है। हर डॉट एक कार्बन के बारे में बताता है, हर डॉट एक कार्बन के बारे में बताएगा। तो जैसे यहाँ पे एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसमें क्या होता है, इस वाले को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें पहले तो कार्बन नहीं दिखाया जाता, अगर कार्बन है तो वो नहीं दिखाया जाता, और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा हाइड्रोजन
जो कार्बन से जुड़ा हो उसे भी नहीं दिखाते हैं, उसे भी नहीं दिखाते हैं। न कार्बन दिखाते हैं, न कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। जैसे देखिए यहाँ कोई कार्बन हमने लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन ये कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन, 3 कार्बन। कहीं कोई हाइड्रोजन दिखाया? हाइड्रोजन नहीं दिखाया। तो न तो कार्बन दिखाया जाता है, न तो हाइड्रोजन, या न तो कार्बन दिखाया जाता है, न तो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, उसे भी नहीं दिखाते। हाँ, कोई हेटेरो एटम होगा, उससे जुड़ा अगर कोई हाइड्रोजन होगा तो बॉन्ड लाइन में उसे दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। बाकी यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और ये जो तरीके अभी हमने यहाँ पे बताए हैं, ये यहीं बात ख़त्म हो जाती है। मतलब इसमें और कोई तीसरा रूल है ही नहीं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, आपको कभी भी, चाहे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, चाहे कंडेंस हो, चाहे बॉन्ड लाइन हो, आप किसी का भी आराम से बना सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।